My dear friends, we are discussing current affairs magazines. Okay, and till now we have completed December monthly, then November monthly magazine. Today we will start our October monthly. Okay, October 2022. I hope my voice is audible to all of you. Now I will directly take you to the current affair monthly. ये हमारा अक्टूबर 2022 मंथली है। क्या स्क्रीन विजिबल है सभी के लिए? एक बार कंफर्म कीजिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ओके, दिखाई दे रही है ना? ओके, ठीक है, चलो। हम्म तो हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2022 बहुत ही सिंपल मंथली है ये। ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें इसमें नहीं है। हम उसको एक एक टॉपिक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ओके, एंड इन दैट वी आर गोइंग टू सी डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। ठीक है। अब देखो, लैंड डिजिटलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? लैंड रिकॉर्ड जो रहते हैं वो मतलब वो सारा डाटा अवेलेबल रहेगा डिजिटल फॉर्मेट में। इससे क्या फायदा होता है? तो लैंड ओनरशिप फिक्स हो जाती। इसी तरीके से सारे लोग जो भी लैंड होल्डर्स हैं, दे कम्स अंडर प्रॉपर्टी टैक्स। उन पर प्रॉपर्टी टैक्स कितना लगाना है, क्या चार्ज करना है, वो गवर्नमेंट के लिए आसानी होती है। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी ओनरशिप की वजह से वो जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है वो बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स चला रहे हैं। एक तो हमने देखी थी पीएम स्वामित्व स्कीम। ओके, ये पहले वाले मंथली में। और यहाँ पर जो दी हुई है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये किस लिए है? यहाँ पर तीन चीजें हैं। एक तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सर्वे रिसर्वे, सर्वे करना पूरे लैंड का। और तीसरा कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ चीजें हैं, बस नाम याद रखो, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स। ओके। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने प्रोजेक्ट चलाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल भूमि प्रोजेक्ट है। ओके, और ये स्टेट ऑफ कर्नाटका में इम्प्लीमेंट कर रहा है, हो रहा है। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है फॉर लैंड डिजिटलाइजेशन, भूमि स्कीम, याद रखना। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल, इट इज अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट हैज रूल दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज टू बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अभी मतलब पिछले कुछ सालों से प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया है। यहाँ पर देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। कोई बता सकता है इसका आर्टिकल नंबर कितना है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, आई होप सभी को पता होगा कि हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 22, वो बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं जो पर्सन को अरेस्ट की जाती है, डिटेन किया जाता है। ओके, तो देखो, अरेस्ट और डिटेंशन में फर्क है। अरेस्ट कब की जाती है? जब वो पर्सन क्राइम कमिट करता है। और डिटेन कब किया जाता है? जब वो पर्सन के कोई एक क्राइम कमिट करने के चांसेस रहते हैं, मतलब क्राइम से पहले ही। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन दिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन कब कर सकते हैं? जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का सवाल हो, फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया का सवाल हो, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल सर्विसेज। तो ये चार ग्राउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। जब मतलब क्या किया जा सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसी तरीके से कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जाम्पल, जो भी पर्सन को करते हैं ना, तो उसको विद इन 24 आवर्स ही शुड बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिया जाता है और वो मैजिस्ट्रेट फिर डिसाइड करेगा, मतलब तो फ्री करना है या कस्टडी में रखना है। कस्टडी में रखना है तो कितने दिन के, और पुलिस कस्टडी में रखना है या जुडिशियल कस्टडी में रखना है।
तो ये डीएम ये मतलब मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है। ओके। और इसी तरीके से और एक पॉइंट है यहाँ पर, नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने से ज्यादा वक्त के लिए किसी को भी डिटेन नहीं किया जा सकता, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म्स दैट देयर इज सफिशिएंट कॉज फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ सच डिटेंशन। तो अगर एडवाइजरी बोर्ड अगर कह रहा है तो फिर आप 3 महीने से ज्यादा वो पर्सन को डिटेन कर सकते हो। तो ये कुछ क्लॉजेस याद रखना था। देन देखो यहाँ पर, गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केरला केरला में झगड़ा चल रहा है गवर्नर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। गवर्नर बोल रहा है कि मैं तुमको पोस्ट से निकाल दूंगा। ओके। केरला का गवर्नर। तो कुछ डिस्प्यूट हुए थे, डिफरेंसेस हुए थे वहां पर। तो इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हमको याद रखना है। जैसा फॉर एग्जांपल आर्टिकल 163। आर्टिकल 160 क्या कर बोलता है, देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by chief minister to aid and advise गवर्नर। ओके, आर्टिकल याद रखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। और आर्टिकल 164 ये बताता है कि सीएम को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। इसी तरीके से दूसरी बात बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहता है इसको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ओके, ये चीज है। फिर इसके बाद देखो ये आर्टिकल में और एक चीज दी हुई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ये टर्म याद रखो, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। लेकिन प्रैक्टिकली जब तक मेजोरिटी है तब तक गवर्नर मतलब ये सीएम को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को निकाला नहीं जा सकता। इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन जब तक अगर मेजोरिटी है तो मतलब तब तक गवर्नर या प्रेसिडेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं हटा सकता। भले ही यहाँ पर प्लेजर ऑफ गवर्नर ऐसा वर्ड मेंशन है, प्लेजर ऑफ वर्ड ऐसा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, बट प्लेजर रियल सेंस में नहीं है, क्योंकि जब तक मेजोरिटी है नहीं हटा सकते। ये चीज याद रखो। 163 और 164। इसी तरीके से देखो, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनके लिए भी आर्टिकल है। ओके। वो है 74 एंड 75। ये आर्टिकल याद रखना। 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। और 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट पीएम टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये चीज याद रखना। इसी तरीके से जो 75 में दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा कलेक्टिवली। ओके, ये सारे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 74 75। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है बताइए? आर्टिकल 76, एनीबडी? ड्यूटीज ऑफ पीएम? नहीं। आर्टिकल 76। ओके, सिंपल है। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं, आर्टिकल 76 बोल रहा हूं मैं। ओके, वो, हाँ, रहीम का और एहसान का सही जवाब है। अटॉर्नी जनरल जो रहता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 76। ओके, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखो, अटॉर्नी जनरल। ओके। मेरी आवाज तो क्लियर है ना सभी को? एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कीजिए। हेलो? ओके, आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर हमने कुछ आर्टिकल्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस किए। ठीक है। अटॉर्नी जनरल 76, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम 74, और उसके अकाउंटेबिलिटी 75। ये चीजें हमने देखी है। इसके बाद
आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि मतलब क्या पॉइंट है, इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कशन में है। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी, वो कुछ डैम्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वर्ल्ड बैंक ने एक कुछ न्यूट्रल एक्सपर्ट, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये कुछ अपॉइंट किया है। दो प्रोजेक्ट न्यूज में, किशन गंगा एंड रैटले। तो ये दो प्रोजेक्ट देखो इनके बारे में। किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये बना रहे हैं किशन गंगा, या फिर इसको नीलम रिवर कहते हैं। इट वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, याद रखो। और इसका प्रोजेक्ट बन भी गया, इनॉग्रेटेड इन 2018। दूसरा और एक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर। ये दो प्रोजेक्ट हैं जिस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाए। तो इंडस वाटर ट्रीटी है कि एक्चुअल में 1960 में साइन की गई थी इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस और उसके जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका वाटर डिवाइड किया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये सबसे ऊपर वाली जो रिवर है, ये हमारी इंडस है। ओके, फिर इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये झेलम रिवर है हमारी। झेलम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कश्मीर वैली। देन नीचे चिनाब है, चिनाब के बाद रावी है, रावी के नीचे बियास, बियास के नीचे यहाँ पर सतलज रिवर। ओके, तो ट्रिटी में ऐसी बात तय हुई थी, ऊपर के जो 3 रिवर हैं जिनको हम आईसीजे कहते हैं, इंडस, चिनाब और झेलम, इसका पानी पर जो राइट रहेगा, मतलब ये जो रिवर रहेगा इसका कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान के पास। और नीचे के जो 3 रिवर हैं, जिसको हम BRS, ये बस निमोनिक है, बियास, रावी, सतलज, पर ये सीक्वेंस नहीं है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस अलग है। ओके, ये जो 3 रिवर है, जी जी, स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके ओके, ब्लर दिखाई दे रही है या पूरी नहीं दिख रही है? एनीबडी? ब्लैक दिख रहा है, ओके, ब्लैक दिख रहा है पूरी क्या? तरीके से ब्लैक दिख रहा है। ओके ओके, अभी चेक करना, दिखाई दे रही है? अब ओके विजिबल है। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, ओके। जब भी दिक्कत हो मेरे को फौरन अनम्यूट करके बोला करो, ठीक है? तो मैं ये बता रहा था, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, तो यहाँ पर देखो ये कुल मिलाकर 6 रिवर हैं, और 6 रिवर को दोनों कंट्री में बांटा गया। ऊपर के जो 3 रिवर हैं जिनको हम आईसीजे कहते हैं, इंडस, चिनाब और झेलम, इसका पानी जो रहेगा, इसका मेजर शेयर जाएगा पाकिस्तान को। इसके ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान का रहेगा। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, बियास, सतलज, इन पर जो कंट्रोल रहेगा वो इंडिया का रहेगा। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर के जो 3 रिवर हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, इंडिया इसका पानी भी यूज नहीं कर सकता। वाटर कैन बी यूज फॉर कंजम्पशन पर्पज। ओके, लेकिन ऐसे जो बड़े डैम्स बना के वाटर स्टोर करना, ये नहीं किया जा सकता। ओके, ये चीज समझ लो। तो इंडिया ने यहाँ पर कुछ डैम बनाए। ये डैम के हाइट से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट है। डैम बना सकते हैं, छोटे डैम बना सकते हैं, या फिर ऐसे डैम जिससे रिवर का पानी रुक ना जाए, तो ऐसे अलाउड है इस ट्रीटी में। और वर्ल्ड बैंक ने इसको मेडिएटेड किया था। उसके उसके मेडिएशन से ये ट्रीटी साइन हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है ये दोनों कंट्री के बीच की अभी तक की। ये टर्म्स यहाँ पर याद रखना था हमको। अब इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस कुछ खास है नहीं, बस ये मैप में देखो, 2 स्टेट के नाम है यहाँ पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके बीच में है? देखो यहाँ ऊपर क्या है, ईरान है, ठीक है? नीचे क्या है, ये जो पॉइंट है एंड, वहां पर तो ओमन है। ओके, तो मैं अगर कहूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन बिटवीन ईरान एंड ओमन, तो ये भी सही रहेगा। और अगर मैं ऐसा कहूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज बिटवीन ईरान एंड यूएई, तो ये भी सही, ये भी क्योंकि नजदीक है यहाँ से। स्ट्रेट मतलब कोई पॉइंट नहीं रहता है, वो एक स्ट्रेच रहता है वाटर बॉडी। ठीक है, तो दोनों भी सही है। इसी तरीके से बाब अल मंदब, ये भी एक छोटी स्ट्रेट है, किसके बीच में है? इट इज बिटवीन यमन एंड यहाँ पर दीजिबूती आप बोल सकते हैं, यमन दीजिबूती इसके बीच में। बाब अल मंदब, बाब अल मंदब मतलब बाब का मतलब अरबिक में होता है डोर, और मंदब मतलब इसका मीनिंग होता है टीयर्स,
आंसू। ओके, क्योंकि पहले बहुत खतरनाक रास्ता हुआ करता था, यहाँ पर जाने वाले लोगों की अक्सर डेथ हुआ करती थी, तो इसलिए यहाँ पे डोर ऑफ टीयर्स ऐसा इसका नाम दिया गया। ओके, इसके बाद आगे यूएन पीस कीपिंग मिशन। तो देखो, हमको पता है इंडिया बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है पीस कीपिंग मिशंस में। तो इंडिया ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं इवन पीस कीपिंग जो मिशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो इसलिए न्यूज में था। तो यहाँ पर देखिए, इसके बेसिक 3 प्रिंसिपल है यूएन पीस कीपिंग मिशंस के। एक तो है, अगर कोई 2 पार्टीज में झगड़ा चल रहा है, झगड़ा मिट नहीं रहा है, तो वो दोनों पार्टी अगर कंसेंट देते हैं, तो तभी मतलब यूएन पीस कीपिंग मिशन वहां पे डिप्लॉय किया जा सकता है। ओके, दोनों पार्टी जो झगड़ा जिनका चल रहा है उनकी कंसेंट होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल इसका इम्पार्शियलिटी। इवन पीस कीपिंग फोर्स कभी भी बायस स्टैंड नहीं लेंगे, वो इम्पार्शियल रहेंगे। और तीसरा है नो यूज ऑफ फोर्स। ये लोग फोर्स का यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट इन डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ मैंडेट। मैंडेट मतलब उनको किस काम से भेजा गया है, जैसा पीस स्टैब्लिश करना है या फिर जो भी उनका मैंडेट है, इलेक्शन करवाना है कहीं पे, तो उसके लिए अगर जरूरी है तभी वो मतलब फोर्स का यूज करेंगे, अदरवाइज वो फोर्स का यूज नहीं करेंगे। ये इसके प्रिंसिपल है। इसी तरीके से जो डिसीजन है कौन से कंट्री में पीस कीपिंग मिशन भेजना है या नहीं भेजना है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। ये चीज याद रखो। इसके बाद देखो, ये इनको ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है। ये लोग ब्लू कलर के हेलमेट पहनते हैं, इसलिए इनको ब्लू हेलमेट कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया का कहना क्या है, इसकी जो डिसीजन मेकिंग वगैरह प्रोसेस है ना, ये आप यूएनएससी को दे रहे, लेकिन उसके बजाय जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीस कीपिंग मिशंस में, आप उनको मतलब उनको इंक्लूड कीजिए डिसीजन मेकिंग में। ऐसा इंडिया का कहना है, टू मेक डिसीजन मेकिंग मोर इंक्लूसिव। ओके, इसके बाद देखो, अगला जो आर्टिकल है, इट इज अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम FATF कहते हैं। ओके, तो इसने क्या किया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया है। ऐसा नहीं कि पहली बार पाकिस्तान को निकाला गया, ये मतलब तीसरे टाइम था। ओके, इससे पहले 2018 में भी मतलब पाकिस्तान को निकाला गया था। ओके, 2018 में मतलब इट वाज प्लेस्ड इन ग्रे लिस्ट फॉर द थर्ड टाइम इन जून 2018 एंड रिमेन्ड टिल अक्टूबर 2022। मतलब टोटल 3 बार उसको निकाला, मतलब रखा गया फिर निकाला गया। ये चीज है। दूसरी बात, FATF ये क्या है, किस लिए है बॉडी, तो इसका दिया है सिंपल। एक तो है मनी लॉन्ड्रिंग, टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, MLTF। तो इसको कंट्रोल करने के लिए FATF को बनाया गया, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ओके, और इस्टेब्लिश इन 1989। तो ये चीजें याद रखो FATF के बारे में। इंडिया इसका मेंबर है, और इंडिया मेंबर कब बना, 2010 में इंडिया इसका मेंबर बन जाता है। ओके, और उसी तरीके से देखो, ग्रे लिस्ट को, और मतलब ग्रे लिस्ट का दूसरा भी नाम है ज्यूरिसडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, और जो ब्लैक लिस्ट है उसका दूसरा नाम है हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। ओके, दोनों में डिफरेंस है देखो, कभी कभी मैच द पेयर्स में या सेंटेंस देता है दो, ग्रे लिस्ट मींस, और ये देगा आगे हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब जिन पे एक्शन लेते हैं एकदम स्ट्रिक्ट, हार्ड पावर का वगैरह यूज हो सकता है यहाँ पे, तो वो ब्लैक लिस्ट के लिए होता है। ब्लैक लिस्ट अभी शायद 2 ही कंट्री है, एक नॉर्थ कोरिया है, सॉरी नॉर्थ, हाँ नॉर्थ ही है, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ग्रे लिस्ट में है दूसरे भी बहुत सारे। ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कोई कंट्री को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में अगर आप करते हैं ना, तो उस पर ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सैंक्शंस आ जाते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, वो कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा। ये चीज याद रखो। ओके, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, FATF। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका दूसरा नाम है इंटरपोल भी है, काफी बार न्यूज में आता है। ये मतलब इट इज लाइक ए इंटरनेशनल पुलिस, 195 मेंबर्स वगैरह हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में है, फ्रांस, याद रखो।
बस यही चीज है, ज्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। नॉर्ड स्ट्रीम, ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, आपको तो पता ही होगा, इट इज बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। मतलब ये देखो, नॉर्थ यहाँ से जाती है और ऐसे जाएंगी, इधर से यहाँ से जर्मनी पहुंच जाती है। और इसका पर्पस क्या है? टू सप्लाई नेचुरल गैस। जर्मनी को जाएगा, जर्मनी से फिर आगे उधर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी जाएगा। तो अभी क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इसमें ये पाइपलाइन में लीकेज हो गया, किसी ने इस पर अटैक किया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन यूक्रेन के जो सिंपैथाइजर थे, उन्होंने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ यूरोप, ये चीज याद रखना। अब मुझको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन है, ये कौन से ओशियन से जाती है या कौन से सी से जाती है? नाम बताइए। एनीबडी? कौन से ओशियन या सी से जाती है नॉर्ड स्ट्रीम 2? बाल्टिक सी, हाँ बाल्टिक सी सही आंसर है, याद रखो बाल्टिक सी से ये जाती है, नॉर्ड स्ट्रीम 2। ओके। हाँ, तो ये हमने देखा। जब भी मैप आए ना, मैप को एक बार देख लिया करो, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये रीजन में अभी तो पहले वॉर वगैरह ये सब चीजें भी चल रही है, इसलिए ये खासतौर पे न्यूज में भी है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 दो थे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंपॉर्टेंट नहीं, ये कुछ आरबीआई ने लॉन्च किया है इसको, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को। ओके, कुछ खास है नहीं इसमें। आगे देखो, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस की बात चल रही है, तो हुआ क्या है देखो। हाँ, तो इसमें recently central government has made changes to the foreign trade policy to allow rupee settlement of international trade for export promotion scheme। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रुपी में ट्रेड सेटलमेंट को प्रमोट कर रही है। अब हम क्या करते हैं, ज्यादा तो डॉलर का यूज करते हैं, जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं डॉलर को यूज करते हैं ज्यादा। तो गवर्नमेंट अभी रुपी को सेटलमेंट को प्रमोट कर रही है फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। ओके, यहाँ पर देखो, पहले तो एक चीज समझो कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये ज्यादा तो डॉलर में होता है। ओके, रुपए में हुआ तो इंडिया को भी फायदा है, क्योंकि इसमें क्या होगा, रुपए की डिमांड बढ़ेंगी। ओके, तो ये चीज है, डॉलर खरीदने का हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा। अब इसमें होता क्या है, हमारा रुपी जनरली क्या होता है, डिप्रिशिएट होता है जनरली। डिप्रिसिएशन मतलब जैसा रुपी की वैल्यू कम हो जाती है। $1 पहले सपोज 50 में आता था, अब कुछ $1 ₹70 ₹80 कुछ मिले, इतना आएगा। तो ये क्या रहता है, एक्सपोर्ट के लिए अच्छी बात है। जब आपका करेंसी डिप्रिशिएट होता है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि फॉरेन का जो परचेसर है ना, उसको क्या है, मतलब वो डॉलर में खरीदेगा, लेकिन अब उसको जो गुड्स मिल रहा है, पहले $100 में सपोज 1 टन गेहूं आ जाता था, अब उसको क्या मिलेगा, 100 ही डॉलर में अब 1.25 टन गेहूं मतलब व्हीट मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो इससे मतलब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाता है, सस्ता मिल रहा है तो लोग ज्यादा भी खरीदते हैं। तो ये इसका एक फायदा है। इसी तरीके से कुछ स्टैटिक पार्ट हमको याद रखना है। एक्चुअली हम पढ़ते हैं ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स में, इसमें टाइप के अकाउंट रहते हैं, करंट अकाउंट और दूसरा रहता है कैपिटल। करंट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आता है, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म। तो इसमें जैसा आपका एफडीआई आएगा, एफडीआई, एफआईआई, ये पूरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ये आएगा। फिर फॉरेन से जो रिमिटेंसेस आते हैं, वो ये सारी चीजें आएंगी। ये मतलब रिकरिंग रहते हैं। ओके, तो ये दोनों मतलब इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों का जो नेट है। तो हमारे पास देखो, इंडिया ने अलाउ किया है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, हमारे पास क्या है, फुल है, फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पार्शियल है। जैसा फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई बाहर की कंपनी वगैरह इन्वेस्ट करना चाहती है, तो अब वो सेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई सपोज
एविएशन का सेक्टर वगैरह है तो 100% एफडीआई अलाउड है। लेकिन जैसा रेलवे है या फिर एग्रीकल्चर है, इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में तो अलाउड नहीं है। बाकी दूसरे सेक्टर में कहाँ पे 50%, कहाँ पे 75% रहता है। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पार्शियल है। तो ये कैपिटल अकाउंट को भी मतलब फुल्ली कन्वर्टिबल कराना है, एक लॉन्ग टर्म में इंडिया का गोल है। इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी बहुत पहले, उसका नाम है तारापुर कमेटी। तो तारापुर कमेटी किस लिए थी? तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इसके लिए थी। ये चीज याद रखो, तारापुर कमेटी। ओके। देन प्रोडक्टिविटी चैलेंज ऑफ इंडिया, कुछ खास है नहीं इसमें। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये भी कुछ खास है नहीं वैसे। ओके। इसमें क्या करने वाले हैं? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जैसा फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करते हैं, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। जैसा हमको किसी को बाइक वगैरह बुक करना है तो उबर उबर है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर ओला। किसी को ई कॉमर्स करना है तो उसको अमेजोन डाउनलोड करना पड़ेगा, या मिंत्रा वगैरह। और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स वगैरह, किसी को, ये हर चीज के लिए हमको क्या हो रहा है पता है, अलग अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ रहा है। तो इसके बजाय गवर्नमेंट क्या करेगा, ओपन नेविगेशन डिजिटल, ये जो इंडिया बना रहा है ओपन नेविगेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या कहते हैं इसको, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें क्या रहेगा, ये सारे मतलब इंटीग्रेटेड रहेंगे। वो एक प्लेटफॉर्म रहेगा, वहां से किधर भी आप मतलब डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हैं। तो उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह ये हो जाएगा। ONDC उसका नाम है, सिंपल है, उतना कुछ खास है भी नहीं। नोबेल प्राइज न्यूज में थे, क्योंकि वो अक्टूबर में मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया, अनाउंस किया गया। तो देखो ये नोबेल प्राइज कौन देते हैं? तो ये देता है मतलब नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम, स्वीडन कंट्री है वहां से। और किसके याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे। इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। डायनामाइट जो ब्लास्ट करने के लिए यूज होता है। ओके। पर क्या हुआ, इन्होंने डायनामाइट इन्वेस्ट किया, लेकिन इनको पता नहीं था कि इस कंट्रीज इसका यूज करके क्या करेंगे। अब वो टाइम पे बहुत वॉर्स वगैरह हुआ करते थे, और कई हजारों लोगों की जाने गई, डायनामाइट से ब्लास्ट करना आसान हो गया था ना। तो इसका उनको बाद में रिग्रेट होता है कि मैंने एक ऐसा इन्वेंशन कर दिया, इससे तो लोगों की जान ही ली जा रही है। तो इन्होंने फिर बाद में अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या कर दी, एक बैंक में जमा कर दिए, और बोली कि इसमें से जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पे क्या करो, ये प्राइजेस दो लोगों को जो अच्छे सोसाइटी के सोशल वर्क कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए यूजफुल रिसर्च कर रहे हैं, पीस के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर उसमें से मतलब नोबेल प्राइज हर साल दिए जाते हैं। इंडिया के लोग हैं जिनको नोबेल मिले, सबसे पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनको लिटरेचर नोबेल मिला था। कोई बता सकता है इनकी कौन सी किताब के लिए इनको नोबेल दिया गया था? इनकी किताब का नाम क्या था, टैगोर जी की किताब का नाम? गीतांजलि सही है। रहीम का जवाब सही है, गीतांजलि। किताब का नाम है उनका गीतांजलि, याद रखो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बहुत बड़ी शख्सियत है। इनका काम, जो इंडिया का नेशनल एंथम तो इन्होंने लिखा ही है, बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है उसके राइटर भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। ये चीज याद रखो। नोबेल प्राइज भी मिला है। फिर इसका सीवी रामन थे, फिजिक्स में मिला था। हरगोविंद खुराना, फिर मदर टेरेसा, इनको पीस का मिला था। अमर्त्य सेन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रामन रामकृष्णन। हेलो, क्या हुआ? कैलाश सही है। सत्यार्थी हैं। जी जी। जो था ना, वो कोई इश्यू मतलब है? ये किया था। लास्ट में आ रहा। किसी का माइक अनम्यूट हो गए, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके। तो मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ये चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए इन्होंने काम किया था। इनको और मलाला यूसुफजई को साथ में मिला था। फिर अभिजीत बैनर्जी वगैरह। फिर आप देखो इस साल के जो नोबल्स हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में दिया है। इकोनॉमिक्स 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, तीनों भी यूएसए के ही थे। तो उसमें थे एक बेन एस बर्नैक, डगलस डायमंड, फिलिप्स एच ड्यूबिक। इन्होंने क्या किया है,
रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमी, इसमें रिसर्च किया। रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक्स, हमारे लिए रिसर्च क्या था वो इम्पोर्टेंट रहता है बस। रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक्स, बस उतना ही था। आगे डिजिटल बैंकिंग